Hello guys and welcome to my YouTube channel again. As we are continuing the MCQ series relating to scope of financial accounting and business accounting. Dear students, in last video I have completed up to 26 MCQ questions from Professor PC Tulsian's book that is especially for the students of CPT, CS Foundation, CA Foundation, UGC NET, SET, UPPCL, accountants, etc. Such type of students who are preparing for any competitive examinations, they can be benefited from the following MCQs. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब कभी किसी भी कंपटीशंस में जाने से पहले एक बार हमारे वीडियो से होकर गुजरा करें, ताकि आपको इसेंशियल इंफॉर्मेशंस और अकाउंट के इसेंशियल मटेरियल मैं प्रोवाइड कर सकूं और आप लोग उससे अपडेट भी हो सकें। कभी कभी क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, उसके बावजूद भी आप ऑप्शंस गलत कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसी भी ट्रिक्स आपको बताने की कोशिश करते हैं अपने एमसीक्यूज में, ताकि आपका कभी भी आंसर गलत ना हो। तो बेटा अप टू 26 क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in 7th video of MCQ, and now this video is consisted with only 11 questions. और स्टार्ट करते हैं विदाउट हैविंग लॉस ऑफ टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। अभी अभी एक बच्चे का हमारे पास फ़ोन आया था कि सर आप हमको बिल्कुल समय नहीं देते, आप उसके पहले पहले ही आंसर बता देते हैं। तो कम से कम हमें भी अपना समय लगाना चाहिए बेटा। आपके सजेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो रैपिडली हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और वो MCQ को जल्दी ही देख पा रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए, आप हमारे साथ साथ में रनअप हो या वीडियो को पॉज करके और उसके बाद आप अपना स्वयं आंसर देख लें, तब हमारे आंसर को देखें लास्ट में। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का आपको देखना है कि कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, आउट ऑफ दिस कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये देखना है। तो यहाँ पर करेक्ट देखना है, बाकी इट मीन्स कि 3 ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट होंगे, कोई एक करेक्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज द टर्म परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बस यही गलत हो गया। क्यों? परचेजेज एंड सेल्स आर द पार्ट ऑफ योर गुड्स। और गुड्स वो होती है जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिसके डीलर होते हैं। तो परचेज एंड सेल्स विल बी इंक्लूड, द टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स विल बी इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ गुड्स परचेज एंड गुड्स सेल, नॉट विद द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड सो ऑन, राइट। तो देयरफॉर ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यहाँ पर देखें ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बी देखें, द टर्म सेल इंक्लूड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी आपका टर्म गलत हो गया, क्योंकि दिस इज नॉट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ गुड्स होता तो मैं सोच लेता कि हाँ सेल्स में इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो। बोथ ऑफ द सेल्स विल बी इंक्लूडेड इन, both of the sales of goods will be included in sales, right? Next देखें C नंबर, the term opening stock means the goods lying unsold at the end of previous accounting year। तो डियर प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर को करंट अकाउंटिंग ईयर में आता है बैलेंसेज, लेकिन कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। जो वहां की क्लोजिंग होती है, प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर की ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। लेकिन ये आपसे बता रहा है कि द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दैट शुड बी क्लोजिंग स्टॉक, नॉट अ ओपनिंग स्टॉक। इट मीन्स कि दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब फोर्थ ऑप्शन, तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। कैसे?
पढ़ लीजिए। द टर्म क्लोजिंग स्टॉक मीन्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। The term closing stock means goods lying unsold at the beginning of current accounting period। यानी बेटा एक मिनट, ये आपका द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ, एक ये भी गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखें, द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जो करंट ईयर की ओपनिंग स्टॉक है दैट वुड बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी कि आपका ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। सी आंसर इज करेक्ट हियर। और डी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि द टर्म क्लोजिंग स्टॉक मीन्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर जो भी गुड्स होगा दैट वुड बी ओपनिंग स्टॉक एंड दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट। तो थोड़ा सा ऑप्शन, अब आप समझ सकते हैं कि जब इन ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज हो सकता हूं तो आप कितना कंफ्यूज होते होंगे। इसलिए कंफ्यूजन नहीं, पहले सभी के टर्म्स समझ लें उसके बाद ही ऑप्शन लगाएं, राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, पर्पज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या क्या है? इंटरप्रेट द रिकॉर्ड, इंटरप्रेट द रिकॉर्ड, द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, या क्लासीफाई द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, या समराइज एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेक्स, और डिक्टेट द स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज ट्रांजेक्शन दैट द इंटरप्राइजेज में मैनेज इन। तो बेटा ए बी सी तीनों इनकम्प्लीट हैं, लेकिन तीनों इनकम्प्लीट दिख रहे हैं। अभी आपका ऑप्शन डी कुछ एप्रोप्रिएट है, फिर भी आप इसे एक बार और पढ़ लें और उसके बाद ही डी ऑप्शन आप करेक्ट आंसर मानेंगे, राइट। नेक्स्ट देखें 29 क्वेश्चन नंबर। आउट ऑफ 29 क्वेश्चन नंबर, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद। बुक कीपिंग किससे कंसर्न्ड है? तो 29 में आप रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, बिल्कुल बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर भी बी सी डी भी देखें। डी, डिजाइनिंग द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द रिकॉर्डिंग डाटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग नॉट अ बुक कीपिंग। तो देयरफॉर बी आंसर इज इनकरेक्ट। सी, इंटरप्रेटिंग द डाटा ऑफ फाइनेंशियल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ये इंटरप्रिटेशंस इज ऑलवेज मेड जस्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बनाना अकाउंट का काम है, अकाउंटेंसी में आती है, इसलिए सी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इट मीन्स कि ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर। ऑप्शन ए 29 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए 30th क्वेश्चन नंबर 30th, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं आपको देखना है। डिसीजन मेकिंग, यस इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन। फोरकास्टिंग, यस दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मेजरमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग मेजरमेंट। और लेजर पोस्टिंग। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, ये सभी फंक्शंस हैं बट द लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग क्या है? जर्नल जब आप पहले प्रिपेयर करते हैं उसके बाद आप पोस्टिंग करते हैं, राइट। तो लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर आपसे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत होना चाहिए, 30 का डी। और बाकी सभी फंक्शंस हैं, यानी डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, फोरकास्टिंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बट लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। 30th हो गया। अब देखें 31 क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31, ऑन जनवरी 1 राम पेड रेंट ऑफ ₹10,000, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। देखिए बेटा, जनवरी 1 की बात किया जा रहा है और क्वेश्चन भी है 31, राइट। तो यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उसने 10,000 रुपीज किराया पे किया। व्हाट इज दिस? रेंट। तो रेंट इज वन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम, राइट। इफ इट इज रिसीव्ड तो दैट वुड बी रेवेन्यू इनकम, एंड इफ इट इज पेड तो दैट इज वन ऑफ एक्सपेंस। अब इन्होंने 1 जनवरी को रेंट पेड किया है, तो पेड किया क्या है? खर्चा है, और 31 में इन्होंने इस एक्सपेंस को पे किया। तो ये क्या इवेंट है? नहीं, इवेंट नहीं। दिस इज वन ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस इज वन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड सी ऑप्शन इज द ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट। नो, दिस इज नॉट इवेंट, दिस इज ओनली ट्रांजेक्शन, नाइदर ट्रांजेक्शन नॉट इवेंट। नहीं, ट्रांजेक्शन है, दिस इज वन ऑफ ट्रांजेक्शन, बिकॉज यू विल प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर दिस, यू विल प्रिपेयर जर्नल एंट्री। तो जिसकी आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपकी ट्रांजेक्शन का ही पार्ट होना चाहिए। और बेटा आप नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ऑन 31 मार्च 2007 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000 देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। ये क्या है? 32। तो दिस इज on 31st March 2007 after sale of goods of ₹10,000 there is a closing, it means that is remained, this stock is remained with you at the closing date of accounts। तो ये क्या है? दिस इज इवेंट, इसको आप इवेंट में इंक्लूड करेंगे, यानी दिस इज इवेंट नॉट अ ट्रांजेक्शन, बिकॉज इट वॉज हेल्ड विद यू, ये आपके पास था। आउट ऑफ दिस यू हैव सोल्ड समथिंग एंड देयर आफ्टर रिमेन्ड समथिंग, तो दैट इज इवेंट। यानी 32 का ऑप्शन आपका बी, 32 का ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखें बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की करेक्टर पता होना चाहिए। जब करेक्टर मालूम होगा तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें से कौन सा करेक्टर नहीं है, यानी 32। अब आप देखें, इट इज हिस्टोरिकल नेचर इन नेचर, हाँ ये करेक्टर है। बी, इट इज फैक्चुअल सो इट डज नॉट रिक्वायर जजमेंट टू प्रिपेयर, नहीं। 33 का बी डाउटफुल है। सी देखें, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द इन एग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट मेजर, ये सही है। इट इज इनहेंस्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, ये भी ठीक लग रहा है। यानी आपका 33 का आंसर बी इनकरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बी पॉइंट पर आ जाइए, इट इज फैक्चुअल सो इट डज नॉट रिक्वायर जजमेंट टू प्रिपेयर, ये बी पॉइंट आपका गलत होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन। अगर यहीं पर आपसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा होता तो आप बताते हिस्टोरिकल इन नेचर, यानी ए, सी एंड डी, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते। नेक्स्ट बेटा देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ। तो 34 फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है? अब आप देखें, बुक कीपिंग का पार्ट है या अकाउंटिंग का पार्ट है? तो बुक कीपिंग के पार्ट तो नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं? पहले डेली बुक, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये सभी किसके पार्ट हैं? अकाउंटिंग के। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली कंसीडर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंसीडर करता है? केवल केवल क्या? पहले आप ऑप्शंस को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, राइट। आउट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उस समय पर आपके एसेट्स सभी के मॉनेटरी टर्म्स में इंक्लूड किया जाता है, लाइबिलिटीज भी मॉनेटरी टर्म्स में इंक्लूड किया जाता है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है। सी देखें, एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म 35, एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म, ये गलत हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली कंसीडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंसीडर करता है? तो एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म, ये गलत हो रहा है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। ये डी ऑप्शन आपका इन सभी 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज सबको मॉनेटरी टर्म्स में लाना चाहिए, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं। एसेट्स भी मॉनेटरी टर्म, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन डी इंक्लूड्स ए एंड बी बोथ, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका डी होना चाहिए। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन देखा एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, तुरंत उसी को आप टिक करके चले जाते, आगे का ऑप्शन पढ़ते ही नहीं। और बाद में आते हैं, सर मैं लटक गया 2 नंबर से। तो बेटा लटकने का कारण यही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको पहले सभी ऑप्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, फिर क्वेश्चंस को देखना चाहिए वो पूछ क्या रहा है, क्या ऑप्शंस ही रिलेवेंट हैं या नहीं है, उसमें भी मोस्ट रिलेवेंट क्या है वो देखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप जल्दबाजी में आगे ना बढ़ें, कोई जरूरी नहीं है। यू हैव सफिशिएंट टाइम, कम से कम एक क्वेश्चन को आप 30 मिनट, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड तक दें। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल देखते ही देखते आंसर आ जाता है, तो ठीक है, उनके लिए आपके पास 2 सेकेंड, 5 सेकेंड दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनालिटिकल होते हैं, तो उनको सोचिए, फिर उसके बाद ऑप्शन दीजिए। अब देखें 36, क्वेश्चन नंबर 36 में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, ये अभी आपको लास्ट वीडियो में भी हमने पूरा डिस्कस किया है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन हो सकते हैं। तो माय डियर, ऑल ऑफ द पर्सन्स आर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सभी। यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल की तो बात किया नहीं गया है, यानी सभी लोग हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। कौन? क्रेडिटर्स भी करता है, लेंडर भी करता है, कस्टमर भी करता है, और बताएं आगे, शेयर होल्डर्स भी करते हैं, इन्वेस्टर्स भी करते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स जो आने वाले होते हैं वो भी करते हैं, सरकार भी कर लेती है कभी कभी। तो यूजर्स तो सभी हैं, यानी यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपको अगली टॉपिक का प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एसर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस किसके बेसिस पर एसर्टेन की जाती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की बात आई तो तुरंत ही आपके सामने अगर वहां बैलेंस शीट दिया होता तो आप बैलेंस शीट लिख देते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आंसर लगा कर चले जाते हैं। बेटा देखो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज एसर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर एसर्टेन की जाती है? तो वहाँ फाइनल अकाउंट के बेसिस पर नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर नहीं, बल्कि अकाउंटिंग के रिपोर्ट के बेसिस पर हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है हमारी, राइट। हम फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है, लेकिन उनका रिपोर्ट्स क्या है, फेवरेबल रिपोर्ट है, एडवर्स रिपोर्ट है। हो सकता है कि लास्ट ईयर आपने 50 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था, इस साल आपने 25 लाख रुपीज कमाया है, तो अब ऐसे कंडीशन में आपकी रिपोर्ट क्या बताएगी कि आप पहले से अच्छे हो गए या पहले से बुरे हो गए। इसलिए अगर रिपोर्ट दिया है
तो कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट पर निशान नहीं लगाएंगे, वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड नाउ and I request you to watch it more and more time। अभी एक बच्चे का फोन आया था, उसने हमें बताया कि सर हम वीडियो कितनी बार देखें। तो बेटा देखो, तब तक देखो जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने नंबर अपने दे रखे हैं, व्हाट्सएप कर दो, मैं उसका प्रॉपर डिस्कशन करके आपको भेज दूंगा, राइट। और हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियो को आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो कृपया अन्य लोगों को भी शेयर करें, और साथ साथ में हमारे साथ जुड़े रहें। कुल मिलाकर आप हमारे साथ जुड़े रहें, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार सीपीटी, यूजीसी नेट और यूपीपीसीएल अकाउंटेंट्स की और एमकॉम एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस एक्सेट्रा में जो भी बच्चे जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एग्जाम के समय पर आप जरूर याद करेंगे कि सर ने ये आंसर बताया था, यही आंसर करेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।